All right, so we have to start from this point. Microbial fuel से हमको करना था. I think it is यहाँ से हमको करना है. This point called microbial fuel. So microbial fuel cells, ठीक है. These are considered as a source of sustainable energy. Why? Because they use living organisms as catalysts to generate electricity from certain substrates. तो यहाँ एक तो essential item होता है substrate, दूसरा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट्स. तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है. तो यही दो एसेंशियल थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये काम कर पाता है. एंड बाय द वे दीज बैक्टीरिया दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ठीक है, दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स. सो the living organisms, which are basically bacteria, behave as catalysts to generate electricity from certain substrates, ठीक है. And these substrates can be organic or inorganic or a mixture of both. The second thing is that they can be installed in wastewater treatment plants to cleanse water and produce electricity. तो इससे डबल बेनिफिट होगा. अब इसमें ये आपको याद रख लेना चाहिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हो. मीनवाइल एज अ बाय प्रोडक्ट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय डूइंग सो, ठीक है. तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट हो गए, ठीक है. नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट फॉलोइंग आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री? एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स. हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि कुछ उसमें challenges हैं, such as setting up and engineering the algae-based biofuel production requires a high level of expertise, technology, until the construction is completed. तो जो उसकी technological background knowledge है, ठीक है, high level of expertise in the technology, अभी तो यही हम लैक करते हैं. क्या बनाने के लिए? algae-based biofuel cells बनाने के लिए. दूसरी चीज़, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन necessitates the setting up of large facilities which may raise ecological and social concerns. तो अगेन अब इसको बनाने के लिए कुछ जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है. तो लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी. बहुत मैसिव स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल सेल्स का, तो उसके लिए लार्ज स्केल फैसिलिटी करनी पड़ेगी, जो कि अगेन इकोलॉजी और सोशल कंसर्न्स को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से ये रुक गया है. तो यही दो कारण है, ठीक है. नाउ फिर से एक बार बता दे रहे हैं. अब जैसे एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल, ये क्या था? एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे. अब इसके ऊपर इंडिया में कहीं कुछ ये बनाया जा चुका है, तो इसके बारे में देख लेना. At the present level of technology available in India, solar energy can be conveniently used to supply hot water to residential buildings and supply water for minor irrigation projects, ठीक है, and also provide street lighting. हाँ, तो ये तीनों तो आराम से हम लोग अभी अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है. स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यूजिंग using solar energy in the solar pumps, and the simple supply of hot water during winters to residential buildings. तो इतना तो हम लोग कर ले रहे हैं, बट क्या नहीं कर पा रहे हैं? एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. बायोफ्यूल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एल्गे से भी फ्यूल बन सकता है, ठीक है, और उस फ्यूल से हम लोग कुछ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो वो अभी नहीं कर पा रहे हैं. अदर दैन जट्रोफा, Pongamia pinnata also considered a good option for the production of biodiesel because Pongamia pinnata grows naturally in the most of the arid regions of India, ठीक है. तो हो सकता है कि कई जगह जट्रोफा नेचुरली ना उगता हो, बट दिस थिंग कॉल्ड Pongamia pinnata, ये तो नेचुरली उग जाता है, ठीक है. Pongamia pinnata नेचुरली ग्रोज. और दूसरी खासियत होती है इस Pongamia pinnata की कि इसमें ये रिच होता है लिपिड, certain types of fat molecules में रिच होता है, of which nearly half is oleic acid. अच्छा, तो Pongamia pinnata नामक जो प्लांट है, पहली खासियत ये एरिड रीजन में उग जाता है आराम से, ठीक है. दूसरी खासियत ये है कि इसमें जो लिपिड्स होते हैं, हालांकि लिपिड तो सभी बायोफ्यूल प्लांट्स में होना ज़रूरी है, तभी तो वो बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इसमें लिपिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. जितना भी लिपिड होता है इसमें,
उसमें से आधा तो ओलिक एसिड होता है, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूजेज एज अ बायोफ्यूल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक तो इस प्लांट का नाम हमको पता चला कि पोंगामिया पिनाटा, स्पेलिंग इतना ध्यान मत दो। एक तो ये है, दिस इज़ बेटर देन जट्रोफा। दूसरी चीज़ हमको ये पता चली कि इसमें ओलिक एसिड नामक एक तत्व होता है, ओलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से दिस इज़ बेटर देन जट्रोफा, ठीक है। एंड जट्रोफा से बेटर क्यों है? क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि ओलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में, दूसरा ये है कि एरिड रीजन्स में और भी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में आराम से उग जाता है। इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैव नॉट बीन फाउंड। तो जियोथर्मल कहाँ नहीं मिला है? तो गंगा डेल्टा में नहीं मिला है। गंगा तो क्योंकि प्लेन एरिया में है, ये पूरा का पूरा डेल्टा एरिया प्लेन में है, तो जियोथर्मल होने के लिए अंदर गर्म होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ नहीं है। दूसरी क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये मिनरल्स देखो, ये मिनरल्स क्या होते हैं? ये एग्जॉस्टिबल हैं। सोलार एनर्जी ये इनएग्जॉस्टिबल हैं। बायोगैस, अब बायोगैस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफॉरेस्टेशन का मैच तो कॉलम रेनफॉल से क्यों किया है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बायोगैस तो ठीक है, चलो, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सोलार एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, बट डिफॉरेस्टेशन को रेनफॉल से पता नहीं क्यों किया है। एनीवेज, मूविंग ऑन। With reference to solar power production in India, the following statements are not correct. पूछा देखो, not. So India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in the photovoltaic units. अब this is not right, ठीक है। India is not the third largest. It is not. तो यहाँ क्रॉस लगा दो। It is not the third largest in the world in manufacturing silicon wafers which are used in the photovoltaic units production. Silicon wafer unit का आप नाम याद रख सकते हो, आगे काम आएगा। नाउ द सोलार पावर टैरिफ्स आर डिटर्मिन्ड बाय द सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ये जो सोलार से बनने वाली बिजली है, उस बिजली को कितने में बेचा खरीदा जाएगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऐसा काम करती है। तो और ये भी स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलिकॉन वेफर यूनिट इन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। तो हालांकि इंडिया प्रोड्यूस करता तो है, बट कौन से रैंकिंग है वो देख लेना। नाउ इन द यूनियन बजट ऑफ 2011-12 अ फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी वाज एक्सटेंडेड टू द बायो बेस्ड एसफाल्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल पूछ रहा है। तो हाँ, तो बायो बेस्ड एसफाल्ट से हम लोग पढ़े तो थे कि सड़क वड़क बना सकते हैं, ठीक है। और रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स, या जो माइंस खोद चुके हो और जो गड्ढा उसको भरने के लिए बायो बेस्ड एसफाल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखते हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल एसफाल्ट, बायो एसफाल्ट क्या होता है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। बायो एसफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल्स, हाँ ठीक है। एंड इट्स इको फ्रेंडली टू यूज़ बायो एसफाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स, हाँ तो ये पॉइंट हम बता ही चुके। दो चीज़ और जान लो कि ये जो है ये नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से बनता है। नॉन ऑर्गेनिक, गलती से ये मत समझ लेना कि बायो लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिक होगा। नो, बायो एसफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स। नॉन ऑर्गेनिक, द वर्ड नॉन ऑर्गेनिक इज़ इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़, अनलाइक ट्रेडिशनल एसफाल्ट, बायो एसफाल्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब ट्रेडिशनल जो एसफाल्ट है उसमें कार्बन वगैरह होता होगा, बट बायो एसफाल्ट में कार्बन नहीं होता है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है फ़ायदे उसके। नाउ मूविंग ऑन। अब ये हम जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक किसको बोलते हैं। नाउ द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ये तो मतलब इसको आप बायोडिग्रेडेबल कर सकते हो, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हो बेसिकली। और द कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल एक्सेट्रा इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे प्रथम और सबसे ज़्यादा कारण यही है, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, और ऑल दीज थ्री कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो इट कॉज एयर पोल्यूशन। द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक। सोलार एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, और इसके बाद अगर कोई है जो कि बहुत ही क्लीन एनर्जी सोर्स है तो दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। उसको भी जब जलाते हो तो कोई बाय प्रोडक्ट या पोल्यूशन नहीं होता है। द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, अगेन सीवेज। अमंग द फिकल मैटर, pesticide, urine and domestic waste, it is not a biodegradable polluter.
कौन सा नहीं है? देखो अमंग, अब ये एक है फीकल मैटर, पेस्टिसाइड, यूरिन और डोमेस्टिक वेस्ट। कौन सा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है? तो पेस्टिसाइड है, इसको थोड़े बायोडिग्रेडेबल कर सकते हो। नाउ फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ओजोन हो गया और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं शॉर्ट में। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन व्हेन इट मिक्सेस अप विद ओजोन कह लो या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह लो, तो ये मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट होना चाहिए, इट acts sort of catalysts, ठीक है। then during normal condition the gas which pollutes the atmosphere is, नॉर्मल कंडीशंस में पूछ रहा है। तो अब ये अजीब सा सवाल है, इसको स्किप करो, ठीक है, फालतू में कंफ्यूज कर रहा है। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सल्फर डाइऑक्साइड तो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसको बोल सकते हैं पैन को, ठीक है, पैन को बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, कोई बेंजोटोलुइन कोई कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है, ठीक है, जो डायरेक्ट एमिट होता है, लाइक फॉसिल फ्यूल तुमने बर्न किया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्न किया और उससे डायरेक्टली निकल गया, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होके कुछ नया ही पोल्यूटेंट बना दिए, ठीक है, उसको फिर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। द फॉलोइंग इज़ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब जैसे स्मॉग है, तो स्मॉग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग विच इज़ ऑल्सो अ स्मॉग, सो इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पोल्यूटेंट्स कंबाइंड, तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। देन कलरलेस गैस कमिंग आउट फ्रॉम द मोटर व्हीकल एंड सिगरेट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन इज, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ कलरलेस, ठीक है, दिस इज़ कलरलेस गैस कमिंग आउट ऑफ मोटर व्हीकल एज वेल एज सिगरेट। अब ये क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन पे ध्यान दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दोगे, और जो सही है। द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ, तो ये वही है, ठीक है। पोल्यूटेंट एमिशन गैस इन व्हीकल एग्जॉस्ट इज मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है एग्जॉस्ट से गाड़ियों के। कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पोल्यूट्स द एयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है होगा ये, सो दिस इज लेड, ठीक है। The following air pollutants get dissolved in the hemoglobin more rapidly than the oxygen, so that is carbon monoxide है, ठीक है। The following air pollutants is most dangerous, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देन ये आगे बढ़ते हैं, द नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट इन अंडरग्राउंड वाटर, मतलब नॉन बायोटिक ऐसा समझ सकते हो कि नॉन ऐसा पोल्यूटेंट जो कि आसानी से नहीं मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इट इज़ नॉट जनरेटेड बाय living organisms, so this is arsenic which is, ठीक है, I think it is a heavy metal, तो arsenic जो होता है इसको आप रट लो, this is also called as a non biotic pollutant, ठीक है। कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है which of the following is a non biotic pollutant, so arsenic will be the right answer. When did the water Prevention and Control of Pollution Act was enacted? So this was the same year when the first atomic bomb was tested out by India under the Indira Gandhi regime. तो इसमें वाटर एक्ट बना था। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि पहले वाटर और एयर एक्ट में एक बिल्कुल ही सिमिलर एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया कि 74 में बना था, ठीक है। एक और था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है, वो इसके बाद बना था, वो बना था 1981 में, ठीक है। रिमेंबर दिस सीक्वेंस। देन वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज़ मेजर्ड बाय, तो वाटर पोल्यूशन तुम मेजर करोगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर में से, ठीक है, वाटर पोल्यूशन मेजर करोगे तुम डिजॉल्व ऑक्सीजन से। नाउ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन ऐसे मीन्स मेजरमेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। नाउ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इससे क्या क्या हानि होती है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। द हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री, तो ये भी रटने वाली बात है। अभी हमने एक ऊपर रटा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट, सो दैट इज़ आर्सेनिक। और अब इसको भी रट लो कि विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्रीज से लार्जेस्ट केमिकल पोल्यूशन होता है, हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन, सो दैट इज़ लेदर, ठीक है। चमड़ा उद्योग से होता है सबसे ज़्यादा लेदर केमिकल पोल्यूशन।
नाउ एसिड रेन इज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, वही मैंने बताया था SO2, और नाइट्रस ऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, प्लीज़ कंफर्म दैट। द कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन आर HNO3 एंड H2SO4, ये तो मुझे पता है। द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब कई जगह हमने देख लिया है नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O होता है, ठीक है, N2O। अब ये कंफर्म करके बताना कि NO2 जिम्मेदार होता है या फिर N2O होता है एसिड रेन में। द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट गैस एंड इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, हाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, सो ए यूट्रोफिकेशन तो वाटर पोल्यूशन में होता है। नाउ फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन। भोपाल गैस ट्रेजेडी हम जानते हैं, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये December 3, 1984 को हुआ था, और इसी के 2 साल बाद मेरे ख्याल से शर्नोबिल भी हुआ था 1986 में। तो December 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 1984। द गैस विच लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट। द गैस लीक्ड आउट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी विच वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। नाउ पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन, ठीक है। देन द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, प्लास्टिक है। द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, रबर तो ठीक है बायोडिग्रेडेबल होता है। द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। देखो लाइकेन होता है ना, कई लोग समझते हैं कि दिस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ वाटर, बट दैट इज़ रॉन्ग। ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, कितना एयर पोल्यूशन किसी जगह पे हो चुका है। प्लीज़ यू कैन मेजर दैट विद द ग्रोथ rate of lichens. Then this is the well-known example of bioindicator of air pollution, that is again lichens. Biological oxygen demand is an indication of aquatic environment. A water body having high biological oxygen demand indicates that its water is being contaminated by sewage, yeah, any other type of organic waste. So in the Union Budget 2011, the full exemption ये हम कर चुके हैं। What are the benefits of bio-based asphalt over the traditional asphalts? एक तो ये नॉन ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनता है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं, और ये रीसर्फेसिंग ऑफ रोड्स में मददगार होता है, ये भी हम कर चुके हैं। नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट इज आर्सेनिक। एंड वाटर का एक्ट आया था 1974 का, एयर का आया था 81 में, ठीक है। और विच वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज़ मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड, और BOD तो बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको पोल्यूशन एंड इट्स टाइप से यहाँ से करना है, अगले में देखते हैं हम लोग।